साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जानकारी देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। विषय यह है अनुसूचित जाति जमाती अर्थात शेड्यूल कास्ट का निर्माण कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके कानूनी अधिकार देने के लिए किस किस समय क्या क्या कानून बने, वर्तमान में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो शेड्यूल कास्ट कल के तारीख में इनको अछूत जातियां कहा जाता था और इन अछूत जातियों के लिए भारत में बहुत ही घृणास्पद उनके साथ व्यवहार होता था। इनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता था, छुआछूत का व्यवहार होता था, इनको गांव के बाहर रखा जाता था, इनको शिक्षा दीक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति धारण करने का अधिकार नहीं था। इन सारी परिस्थितियों में जीने वाला वर्ग जो है वो शेड्यूल कास्ट कल के परिभाषा में था, जिसको शेड्यूल कास्ट के तौर पे दिया गया। तो इन अनुसूचित जातियों को पहली बार शेड्यूल कास्ट शब्द कब और कैसे मिला, इसके संदर्भ में आपको दो तीन महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं कि भारत में सर्वप्रथम साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आने के बाद साइमन कमीशन में भारत में जो शेड्यूल कास्ट लोग है वो शेड्यूल कास्ट क्यों है या ये छुआछूत क्यों है और मुख्य धारा से कटे क्यों है, इसका समीक्षा करने के लिए कमीशन आया था। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट प्रणीत कमीशन था। इसी कमीशन ने जब अपना रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट देने के बाद, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जेम्स साइमन के नेतृत्व में जब ये कमीशन आया था, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक साक्ष्य दी थी, अपना स्टेटमेंट उनके सामने रिकॉर्ड किया था। बैरिस्टर जीना ने भी उसमें अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। बैरिस्टर भास्कर राव यादव ने भी इस संदर्भ में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और ये कमीशन गांधी जी के पास भी गया था, उन्होंने भी इस संदर्भ में कोई अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया और ये इस तरीके से एक क्लास बना। तो ये शेड्यूल कास्ट है क्या, इनको अधिकार कैसे दिए जाए, इसके लिए 1930 से 1932 तक 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। इसमें से दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, उस दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और आइडेंटिफिकेशन के आधार पर इनको नाम दिया शेड्यूल कास्ट, मतलब जातियों की अनुसूची या सूची। अब ये जिस तरह से नाम देने के बाद भारत में पहली बार 1937 में एक एक्ट आया, 1935 में एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम था फर्स्ट इंडिया एक्ट। और फर्स्ट इंडिया एक्ट में इस वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ बातें लिखी गई थी। उसके बाद इंडियन प्रोविंस में अलग अलग प्रोविंस का चुनाव हुआ 1937 में, और 1937 में जब चुनाव हुआ उसके बाद पहली बार डॉक्टर अंबेडकर जो है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मंत्री बने गए और मंत्री बनने के बाद उन्होंने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर इस देश में उनको अधिकार संपन्न करने का कार्यक्रम किया। इसी दौरान 1947 में भारत जो है अंग्रेज छोड़कर चले गए, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद इस देश में पहला संवैधानिक दस्तावेज बना जो भारत को सार्वभौम स्वॉरेन स्टेट बनाने के लिए बनाया गया था, उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 जो है, इसके तहत पहली बार शेड्यूल कास्ट कौन है इसकी व्याख्या की गई और इस व्याख्या के तहत शेड्यूल कास्ट के व्याख्या में 4 बिंदु निर्धारित किए गए। नंबर 1, वो जातियां जिन जातियां के साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। नंबर 2, जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। नंबर 3,
जो आउटकास्ट है, जिनको वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है, ऐसी जो जातियां है वो जातियों को शेड्यूल कास्ट संविधान के आर्टिकल 341 में कहा गया। और इसी के अंतर्गत पहली भारत की 1950 में राष्ट्रपति द्वारा पहली सूची बनाई गई, जिस सूची में लगभग उस समय 1108 जातियों को आइडेंटिफाई किया गया। भारत के 28 राज्यों में से 1108 जातियों को आइडेंटिफाई किया गया और उन जातियों को नाम दिया गया था पहली बार शेड्यूल कास्ट। और ये जो शेड्यूल कास्ट की जातियां है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए अलग अलग कानून बनाए गए और उस समय इनके अपलिफ्टमेंट के लिए आर्टिकल 333 में, 38 में और 333 में इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। जब देखा गया कि इनके लिए आरक्षण या प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, तो फिर 1952 आते आते इनको किसी तरह के अधिकार प्राप्त होने में कठिनाई दिखी, तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में ही एक केस हुआ था जिनका नाम है दोराई राजन विरुद्ध चंपक्कन। दोराई राजन बनाम चंपक्कन नाम का जो केस हुआ था, उस केस में देखा गया कि जो शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति है उसको उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में बाबा साहब के द्वारा किया गया और बाबा साहब के द्वारा किया करने के बाद इनके प्रतिनिधित्व का अधिकार, आरक्षण का अधिकार 16(4) में डालकर उसको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया। ये करने के बाद इस देश में जो है ये जो शेड्यूल कास्ट का वर्ग है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई और इस योजनाओं के तहत शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने का कार्यक्रम बनाया गया और उसी के तहत सबसे पहले उनको शिक्षा के अधिकार देने के लिए उनके लिए स्पेशल स्कूल में एक शेड्यूल कास्ट के लिए एक कोटा रिजर्व होना चाहिए। इस संख्या के अनुपात में उन्होंने उस समय जो 1951 में सेंसेक्स हुआ था, उस सेंसेक्स के तहत पहली बार 16.4% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया और यही बात थी, यही से शेड्यूल कास्ट की जो है सही मायने में लीगलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब ऐसा हुआ 300 आर्टिकल 341 के तहत उनको एक संवैधानिक मान्यता मिली। मान्यता मिलने के बाद आप अगर 2011 की जनगणना तक देखते हैं, सेंसेक्स तक देखते हैं, तो आपको ये 3 बातें आपको पता चलती है कि जिनके लिए संविधान में अपलिफ्ट करने के लिए कानून बनाए गए थे, विशेषाधिकार दिए थे, उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था, लेकिन प्रतिनिधित्व का अधिकार बहाल होने के बाद भी वो लोग मुख्य धारा में नहीं आए। 2011 का सेंसस क्या कहता है? हमने तो 2021 के सेंसस के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन 2021 का सेंसस जो है लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से भारत में हुआ ही नहीं। इसीलिए 2011 के सेंसस को अगर हम लोग देखते हैं तो आज शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या है? तो जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, उस ग्रामीण क्षेत्र और रूरल एरिया में लगभग 17.97% लोग, 17.97% लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट के रहते हैं और शहरी क्षेत्र में जो है 10.74% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट के लोगों की है। अगर इसका एग्रीगेट किया जाए तो इसका एग्रीगेट होता है 16.6%, मतलब 16.5% से 16% से ज्यादा है। अब ये 16% लोगों की क्या स्थिति है? इन 16% लोगों के लिए केंद्र और राज्य में रिजर्वेशन जो है उसका जो पैमाना रखा है वो 13% का रखा है। हालांकि उनको 16% मिलना चाहिए था, वो 13% तक है और उसका एग्रीगेट जो है 15% तक होता है। अब ये इनकी अभी की क्या स्थिति है? अगर देखा जाए तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनमें जो भूमिहीन शेड्यूल कास्ट के लोगों की संख्या है, जिनके पास किसी भी तरह की भूमि नहीं है, 2011 का सेंसस कैसा कहता है कि भारत में शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास 67% 2 पॉइंट लोग भूमिहीन है। दूसरा क्या कहता है भूमि के ही संदर्भ में? दूसरा 2011 का सेंसस ऐसा कहता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों की तकरीबन 5.7% लोग जो है
उनकी ऐसी स्थिति है भूमि के बारे में कि उनके पास मार्जिनल लैंड है, जिसे एकड़ के लैंग्वेज में कहा जाए तो 2 एकड़ से लेकर 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ तक उनके पास जमीन है। ऐसे लोग जो है 5.57%। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा इसमें ऐसा है कि लगभग 22% लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम पे पट्टा तो है लेकिन वो जमीन उनके पोजीशन में नहीं। ऐसे 16% लोग जो है वो जो है ऐसे भूमिहीन, एक टाइप के लोग भूमिहीन ही है। फिर उसमें से अगर उसके आगे जाए तो 1 से 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है लेकिन जमीन जोतने के लिए उनके पास किसी भी तरह का साधन संसाधन नहीं है। और 1% ही लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जमीन भी है और जमीन को जोतने के लिए साधन है। तो इसका कुल मिलाकर अगर देखा जाए 2011 का सेंसस ऐसा कहता है कि भारत में शेड्यूल कास्ट के लोग पूरी तरह से मार्जिनल लैंड ना होकर वो लैंडलेस है, उनके पास किसी भी तरह की जमीन नहीं है। दूसरा 2011 का सेंसस क्या कहता है, 2011 का सेंसस उनके शिक्षा के बारे में कहता है कि आज भी 62.8% लोग जो है उनकी प्राथमिक शिक्षा तक ही पूर्ण नहीं हुई है, वो 4th क्लास के पहले ही स्कूल छोड़े। इसमें ज्यादातर जिन राज्यों के नाम आते हैं उसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में ज्यादातर लोग जो है प्राथमिक शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाते, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। फिर उसमें से केवल हाई स्कूल पढ़े हुए लोग जो है वो 12% तक हाई स्कूल पढ़े हुए लोग हैं और 5% लोग जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। और उसमें से केवल 1.5% लोग जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों ये जो शिक्षा है उन लोगों ने हासिल किया है और उस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। ये सारा देखने के लिए मिला है। ये शिक्षा की स्थिति हुई। शिक्षा की स्थिति के बाद अगर हम लोग इनके बारे में देखते हैं तो और एक स्थिति है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इसमें से ज्यादातर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, और इस तरह से बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। 1993 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसका नाम था द ब्रोकन पीपल। जब दुनिया में ऐसे लोगों की स्थिति का अध्ययन करने वाला डरबन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर यह रिपोर्ट पब्लिश हुआ था और उस रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट लोग हैं, ये टूटे हुए लोग हैं, उनको वो ब्रोकन द पीपल है, इनके पास कोई भी साधन संसाधन नहीं है। यहां तक कि उनकी स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के बलात्कार की बात करते हैं, अगर महिलाओं के ऊपर होने वाले बलात्कारों को अगर हम लोग संख्या को नापते हैं तो अगर 10 महिलाओं के ऊपर रेप होते हैं तो उसमें से 4 रेप जो है कम से कम शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के ऊपर होते हैं। जातिगत दुर्भावनाओं से पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड, क्रिमिनल ब्यूरो रिकॉर्ड अगर हम लोग निकालते हैं तो क्रिमिनल ब्यूरो रिकॉर्ड में ऐसा पाया गया है, जातिगत भेदभाव के आधार पर शेड्यूल कास्ट के कई सारे जातियों के बच्चों को केवल बाबा साहब का गाना सुना है इसलिए उनकी हत्या हुई है, केवल वो स्कूल जाने का प्रयास किया है इसलिए उनकी हत्या हुई है, केवल उनकी लड़कियों ने नए फ्रॉक, नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया है इसलिए उनके ऊपर रेप हुआ है। कई जगहों तो ऐसा देखा गया है, नया जूता पहनकर शहर से आया हुआ आदमी या शहर में पढ़ा गया हुआ आदमी वो नया जूता पहनकर जब निकलता है तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि उसके साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, उसके पैर तक काटे गए। इस तरह का एट्रोसिटी का मामला है। क्या एट्रोसिटी के लिए इस देश में कोई कानून नहीं हुए? इस देश में एट्रोसिटी को या शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार को दूर करने के लिए कई सारे कानून पैदा हुए। 1946 में पहला कानून बना। 1946 में जो पहला कानून बना, जो कि आजादी के पहले का कानून था, उसका नाम था सेंट्रल प्रोविजन बेरार स्टेट अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1946 बना। इस एक्ट के तहत शेड्यूल कास्ट के लोगों को उनके अधिकार देने चाहिए, इसके लिए निरंतर कार्य होता गया। लेकिन तब देखा गया
कि वहां उस समय जो है एफआईआर करने का मामला है, एफआईआर करने के मामले में बहुत ही कमी पाई गई है, उदासीनता पाई गई है, या डर के मारे उस समय कुछ लोगों ने उस समय एफआईआर नहीं किया। तो जो भी एफआईआर हुआ है उसमें से वहां जब अत्याचार होते थे उसमें से केवल 5 या 6% ही लोग जो है वो उस समय एफआईआर कर पाते थे, और वो एफआईआर करने के बाद उनको उस 5 से 6% लोगों में से 2% लोगों को न्याय मिलता था। उसी समय 1947 में बिहार हरिजन एक्ट बना। बिहार हरिजन एक्ट में भी वहां भी ऐसा तरीका देखा गया। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट बना, वहां भी वही स्थिति हुई। और उसके बाद जब आजाद भारत हुआ तो भारत आजाद होने के बाद पहली बार 1955 में 2 कानून बने। उसमें से पहला कानून था अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट 1955, और दूसरा उसी के साथ एक कानून बना था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो 1955 में ये जो कानून बना इसको सही तरीके से 1956 के बाद लागू हुआ, और 1956 में जब ये कानून लागू हुआ तो 1956 से लेकर 1980 तक अगर विश्लेषण किया जाए तो अनटचेबिलिटी के संदर्भ में, जातिगत भेदभाव के संदर्भ में, या शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार हुए इसके संदर्भ में ज्यादातर केस देखे गए। तो उस केस में 6 तरह के केस थे। अनुसूचित जाति के महिलाओं के ऊपर रेप, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार, उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करना, ऐसे केसों के दर्जा पाया गया। कुछ लोगों ने अगर उसमें जो है हल्के काम, महिला उठाने के काम में इनकार किया तो उनके ऊपर अत्याचार पाया गया। कई गांवों में मरे हुए मवेशियों को उठाने का काम जो है अनुसूचित जाति के लोगों ने करने से इनकार कर दिया तो वहां हाथ पैर तोड़े गए। तो 1956 से लेकर 80 तक इतने सालों में लगभग 22,823 केसेस रजिस्टर हुए, और इन केसेस में बड़े पैमानों पर देखा गया कि इन केसेस में केवल विटनेस के आधार पर, विटनेस कम होने के कारण, या पुलिस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण, या प्रॉपर एफआईआर ना लिखने के कारण लगभग 60% केसेस जो है वो अपने आप ही कोर्ट में बरी हो गए। फिर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ लोगों ने, महाराष्ट्र जैसे राज्य हो गए जहां पर ज्यादातर महापुरुषों का कार्य था, वहां पर भी लोगों ने बहुत सारा उसके विरोध में केसेस करने का प्रयास किया। वहां भी यही स्थिति पाई गई कि जो विटनेस थे उनके ऊपर पुलिस और वहां उस गांव के दबंगों के द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। प्रेशर बनाने के कारण, विटनेस होस्टाइल होने के कारण कई सारे जो केसेस है वो अपने आप रद्द हो गए। ये रद्द होने के बाद 1980 से लेकर 1987 तक 8 साल में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सही तरीके से अधिकार मिले, उनके ऊपर अत्याचार रोकथाम हो, इसके लिए लोगों के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा उस समय जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के कड़ी में पहला एक नाम जो है काशीराम साहब का भी आता है, और बामसेट ने भी इस चीज को लेकर बहुत उस समय काम किया। इसी के कारण कांग्रेस ने मजबूर होकर 1989 में जो कानून बनाया उस कानून का नाम था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रतिबंधक कानून 1989। ये पहले बात, उसके बाद कानून बना। ये कानून बनने के बाद की क्या स्थिति, ये कानून बनने से आज तक की क्या स्थिति। कानून बनने के बाद 90 के बाद कई जगहों पर एट्रोसिटी के मामले जो दर्ज होना शुरू हो गए, और ये एट्रोसिटी के मामले जब दर्ज होना शुरू हो गए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को गलत धारणा या गलत जानकारी देना शुरू कर दी। नंबर 1 के बारे में उनके पास कानून का नॉलेज नहीं है, उनकी कानून लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं है, उनके अंदर के जो वकील है केवल प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में उनके अंदर एक कुछ गलत धारणाएं, कोई किसी तरह की बहुत सारी गलत जानकारी जो है लोगों के पास पहुंची। नंबर 1 की गलत जानकारी ये है कि केवल जाति सूचक गाली देना ही एट्रोसिटी है।
इसके वजह से क्या हुआ, मुझे किसी ने गाली दिया, वो मैंने अकेले ने सुना या 4 लोगों ने सुना, ये सुनने के बाद और कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए इसको एट्रोसिटी के दायरे में पुलिस ने उसका एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। नंबर 1 गलत धारणा। नंबर 2 का, एट्रोसिटी के केस में नॉन शेड्यूल कास्ट या नॉन शेड्यूल ट्राइब लोगों का ही विटनेस चलता है या वही साक्ष्य देते हैं, इस तरह की गलत धारणाएं पैदा कर दी। इसके वजह से क्या हुआ, अगर मुझे गाली मेरे जाति के सामने, मेरे समाज के सामने, मैं जिस बस्ती में रहता हूं उन लोगों के सामने दी, वो उस जातिगत दुर्भावना से मेरे घर का नुकसान किया, मुझे उस तरीके से सैबोटेज किया, इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। इस आधार पे देखा गया कि लगभग 70% जो केसेस है, एफआईआर है, ये गलत धारणाओं की वजह से पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया। नंबर दूसरी बात। तीसरी धारणा क्या है कि जो अनुसूचित जाति जमाती एक्ट है, वो एक्ट लगने के बाद क्या होता था, जो फरियादी था, जो विक्टिम था, वो फरियाद करने के बाद गांव में उसके ऊपर बहिष्कार डाला जाता था, उसको काम पर नहीं लिया जाता था। इस तरीके से काम से भी उसको जो है वंचित किया जाता था, जीने के अधिकार से वंचित किया जाता था, और उसको पुलिस के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा सही प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। इसीलिए एट्रोसिटी होने के बाद भी कई सारे जगहों पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। ऐसे स्थिति में जो भी कुछ एफआईआर समय आज तक जो रजिस्टर हुए, उसमें आपको ऐसे 2 वर्गों में उसका विश्लेषण करते हुए मिलेगा। नंबर 1, जो एफआईआर रजिस्टर हुए वो विटनेस होस्टाइल होने की वजह से आज उसकी स्थिति देखी जाए तो उसमें जो अत्याचार करने वाले लोग हैं अपने आप बरी हो गए। नंबर 2, एफआईआर कैसे लिखते हैं इसकी जानकारी नहीं, एफआईआर का कंटेंट क्या होना चाहिए इसकी जानकारी नहीं, एफआईआर किन मुद्दों को लेकर होता है इसकी जानकारी ना होने के कारण, और पुलिस जो लिख रहा है, मतलब जो मौखिक स्वरूप से जो भी एफआईआर दी जाती है उसी तरह से पुलिस ना लिखते हुए, पुलिस अपने लैंग्वेज में लिखने के कारण, कच्ची या सही तरीके से एफआईआर ना लिखने के कारण आरोपी जो है, एक्यूज जो है, वो अभियुक्त जो है वो छूट जाता था, और छूटने की वजह से वो जो है, जो लोग विक्टिम थे, जो पीड़ित लोग थे, उनको न्याय मिलने का मामला जो है वो नहीं देखा गया। मतलब 1989 में एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट बनने के बाद भी आज के तारीख में देखा जाए तो लगभग हर साल 70 से 75 हजार लोग जो है एट्रोसिटी के शिकार होते हैं, और एट्रोसिटी के 70 से 75 हजार लोग शिकार होने के बाद केवल मात्र 2 या 3 हजार लोगों की ही साल में एफआईआर रजिस्टर होती है, और वो जो एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें से केवल 1 या 2% लोगों को ही न्याय मिला है। इसीलिए इस कानून का जो भी लोगों के पास जानकारी ना होने के कारण अनुसूचित जाति के लोग जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई सही तरीके से लड़ नहीं पा रहे। ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए? ऐसे स्थिति में 2 तरीके की बातें होनी चाहिए। नंबर 1, अनुसूचित जाति जमाती के लोग जो है, SC ST के लोग है, इनके ऊपर अत्याचार ना हो इसलिए उनको सामाजिक तौर पे प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम होना चाहिए। नंबर 2, इन्हीं के समाज से या ओबीसी में से जो फॉरवर्ड लोग हैं, जो छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा को मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को मानते हैं, बहुशः पंजाबराव देशमुख जी की विचारधारा को मानते हैं, गाडगे महाराज जी के विचारधारा को मानते हैं, नारायण गुरु को मानते हैं, मतलब बहुजन मूवमेंट पे और बहुजन कंसेप्ट पे काम करने वाले लोगों के माध्यम से, और उनके द्वारा हर संडे को एक कार्यक्रम लगना चाहिए। अनुसूचित जाति जमाती के जो एरियाज है, जो बस्तियां है, जो नगर है, वहां जाकर उनका लीगल लिटरेसी का कार्यक्रम होना चाहिए। नंबर 3, भारत के संविधान में आर्टिकल 17 है, उसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का है, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में अनटचेबिलिटी का व्यवहार अलग अलग तरीके से हो गया है। पूर्व में जैसे कि दूर से पानी दिया जाता था, कटे फुटे ग्लास में पानी दिया जाता था, एट्रोसिटी की उस समय की प्रैक्टिस थी।
अभी एट्रोसिटी की प्रैक्टिस अलग तरीके से हो गई है, इसीलिए ये जो प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से हो गई है, इस प्रैक्टिस की जो है इसके संदर्भ में भी लोगों का प्रशिक्षण हो, और भारत के संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है, 17 के द्वारा उनको क्या अधिकार दिए गए उसका भी जानकारी उन लोगों को देना चाहिए। इसके लिए भी प्रशिक्षण होना चाहिए। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1960 में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। जो एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है 1989 का, उस एक्ट में उनके लिए क्या प्रावधान है उसका भी नॉलेज उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये सारी अगर बातें हो जाएगी तो उनके पास सही नॉलेज होगा, और सही नॉलेज होने के कारण वो सही तरीके से एफआईआर रजिस्टर कर पाएंगे, और सही एफआईआर रजिस्टर करने का परिणाम ये हो जाएगा कि अनुसूचित जाति जमाती के लोग कानूनन तरीके से अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर सकें। ये तो होगी एक कानूनन बात। दूसरी यह है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने ही प्रशासन में, अपने ही कार्यकाल में या अपने ही लोगों के बीच में जो है अनटचेबिलिटी का व्यवहार रोकने के लिए अपने जो साथी थे उनके साथ सामूहिक भोज का कार्यक्रम बनाया था। उस सामूहिक भोज की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने चेकआउट करना चाहिए। नंबर 3 का जो बात है इसमें बहुत सारा है, उसमें एक है कि लोगों के अंदर सामाजिक सौहार्द पैदा होने के लिए, उन लोगों के अंदर सामाजिक सद्भावना निर्माण होने के लिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों के बीच में एक फेयर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इस फेयर कम्युनिकेशन के लिए उनके बीच में 2 समुदायों के सामाजिक सम्मेलन हो, और 2 समुदायों के सामाजिक सम्मेलन होने के बाद उस सम्मेलनों के माध्यम से उन 2 समाजों के बीच में जो सांस्कृतिक दरी है, सामाजिक जो उच्च नीचपन है उसको समाप्त किया जाए। तीसरी बात। चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण बात है, एससी एसटी और उनके महिलाएं, ओबीसी और उनके महिलाएं, इनके अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम करना चाहिए। यही इस वीडियो का सही पर्पज है। इस वीडियो में मैंने आपको जो है अनुसूचित जाति कंसेप्ट कहां से पैदा हुई, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कानूनन अधिकार है, अनुसूचित जाति की क्या व्यवस्था है, इसको आपके सामने इन शॉर्ट में रखने का प्रयास किया है। भविष्य में भी ऐसे वीडियोस आपके सामने रहेंगे। धन्यवाद।